डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है घड़ी को देखो मत, घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। यानी कि घड़ी जो चलते रहती है बस वैसे ही आप चलते रहो। यही लाइफ है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी छोटी छोटी मेहनत से आप जो समय बचाते हैं और समय का उपयोग करते हैं वो सब जुड़कर सफलता जिंदगी में मिलती है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको किंडरगार्टन पद्धति के बारे में पूर्ण विस्तार से बताऊंगा। आप जो यह देख रहे हैं तस्वीर, वो किनकी है? तो फ्रोवेल जी का है, जिन्होंने खेल विधि पर काफी चर्चा किया। इनके बारे में यानी किंडरगार्टन पद्धति के बारे में डीएसएसबी, यूपी टेट, टेट, केवीएस, डीएलएड फर्स्ट ईयर, यूजीसी नेट सभी जगह इंपॉर्टेंट है और सभी जगह इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मुख्य रूप से ये डीएलएड फर्स्ट ईयर का आपका यूनिट 3 से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। F3 पेपर का, कौन सा? F3 पेपर का, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पेपर से आपका यह महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है। लेकिन इसके बारे में यूजीसी नेट हो या फिर केवीएस हो, सभी जगह प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यहां तक कि आपसे साक्षात्कार में भी, इंटरव्यू में भी इससे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। तो चलिए क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में, तो मैं आपको बताता हूं। इसमें हम लोग किंडरगार्टन पद्धति का अर्थ, सिद्धांत, गुण, दोष, विशेषता व भारत में इस पद्धति का प्रयोग कैसे होगा, कैसे किया जा सकता है, इतने सारे चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, किंडरगार्टन पद्धति। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल थे। फ्रेंड्स, फ्रोवेल जो है यहां ऐसे लिखा गया है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको फ्रोवेल ऐसे लिखा हो, सो लिखने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए। उन्होंने छोटे बच्चों को सही ढंग से शिक्षित करने के लिए एक शिक्षण पद्धति का निर्माण किया जो किंडरगार्टन पद्धति के नाम से विख्यात है, यानी कि पद्धति है। किंडरगार्टन पद्धति में फ्रोवेल जी ने बताया कि छोटे बच्चों को कैसे अच्छे ढंग से शिक्षित किया जाए, इस पर उन्होंने चर्चा किया। किंडरगार्टन पद्धति का अर्थ क्या होता है? तो किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन नामक विश्वविद्यालय की स्थापना 1940 में फ्रोवेल ने की थी। उनका कहना था कि बालक एक अविकसित पौधा है, यानी जिसका विकास हुआ नहीं है, जो शिक्षक रूपी माली के देख रेख में, यानी कि जैसे एक माली पौधों को सींचता है, देख रेख करता है, ठीक वैसे ही एक बालक जो है वह शिक्षक की देखरेख में अपने अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। ऐसा फ्रोवेल जी का कहना है। किंडरगार्टन पद्धति के आधारभूत सिद्धांत। किंडरगार्टन प्रणाली का विक्रियात्मक रूप प्रमुख रूप से फ्रोवेल की दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है, जिनका आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। तो चलिए कौन कौन से सिद्धांत है उसके देखेंगे। नंबर 1 है आपका एकता का सिद्धांत। फ्रोवेल ईश्वरवादी था और वह दैवी एकता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। फ्रोवेल का विश्वास था कि सभी वस्तुएं ईश्वर के द्वारा निर्मित है, यानी जितने भी संसार में वस्तुएं हैं यह ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और सभी में ईश्वर व्याप्त है। हर जगह ईश्वर है, चाहे वो कोई वस्तु में, यहां तक कि खुद आप में, वो भी क्या है? ईश्वर व्याप्त है। ऐसा फ्रोवेल का मानना था। वे बालकों को शिक्षा के माध्यम से ईश्वर
आधारभूत सिद्धांत द्वारा स्थापित एकता का अनुभव कराना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, स्वतः विकास का सिद्धांत। फ्रोवेल का कथन था कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी विकास की ओर उन्मुख होता है, यानी सभी में विकास करने की क्षमता होती है। प्रत्येक वस्तु का विकास उसके आंतरिक नियमों के अनुसार स्वतः होता है, बाहर से थोपा नहीं जाता है, आंतरिक होता है, यानी खुद से अंतरात्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट नंबर 3, खेल का सिद्धांत। फ्रोवेल ने सर्वप्रथम खेल के माध्यम से बालकों को शिक्षा देने का प्रयत्न किया, यानी कि कोशिश किया। उसने खेल को बालक की शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा बालक के यदि सीखने का कोई सबसे अच्छा तरीका है तो वह है खेल के माध्यम से। उनका मत था, यानी उनका कहना था कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रकृति होती है, यानी बच्चे जन्म से ही प्रकृति द्वारा उसमें दिखाया गया है कि खेल के द्वारा वह सीख सकता है। इसलिए बालकों को खेलों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 4, स्वतंत्रता का सिद्धांत। फ्रोवेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में स्वतंत्रता के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व दिया है। जब बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी तभी बालक स्वक्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए फ्रोवेल का कहना है कि शिक्षक को बालकों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी बालक जैसे सीखना चाहे वैसे उसे सीखने देना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, सामाजिक तथा सामूहिकता का सिद्धांत। फ्रोवेल ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है, यानी कि समाज में रहने वाला प्राणी माना है। उनका विचार था कि बालक मानवीय गुणों को समाज में रहकर भी प्राप्त कर सकता है, यानी कि फ्रोवेल का मानना था कि वह बालक जो है मानवीय गुणों को वह समाज में रहकर ही उसे वह सीख सकता है, ग्रहण कर सकता है। इसके लिए फ्रोवेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में सामूहिक खेल, सामूहिक गान और अन्य सामूहिक कार्यों पर बल दिया। नेक्स्ट आपका है किंडरगार्टन पद्धति के गुण। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इनके गुण हैं। किंडरगार्टन पद्धति के गुण। किंडरगार्टन पद्धति के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी। फ्रेंड्स, कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए या फिर समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हर एक पॉइंट को विस्तार से समझाऊंगा, या तो आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो यहां फर्स्ट पॉइंट है आपका, शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी, यानी कि इस पद्धति में छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए इसे बहुत उपयोगी माना गया है। फ्रोवेल के अनुसार स्कूल की शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब शिक्षा में सुधार कर उसकी नींव, जी हां, उसकी नींव जो है मजबूत कर दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक पद्धति। शिक्षा देते समय बालक की आयु, रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। वह खेल, गीत, अभिनय, रचना, इन सब के माध्यम से जो है बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार यह पद्धति जो है बहुत ही आसान है, सरल है। इसके अंतर्गत बालक रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है। इस कारण जो है यह पद्धति जो है काफी आकर्षक होती है और रुचिपूर्ण होती है, इसे बच्चे पसंद करते हैं। नंबर 3, इंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण या इंद्रियों का प्रशिक्षण। इस पद्धति में बालकों की ज्ञान इंद्रियों, किंडरगार्टन पद्धति के गुण को प्रशिक्षित होने का अवसर मिलता है, क्योंकि इसके खेल और शिशु की शिक्षा हेतु उपयोगी उपहार इस प्रकार बने हैं कि बालक की इंद्रियां प्रशिक्षित हो जाती है।
सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक हो जाती है। इसके साथ साथ उनकी मानसिक क्रियाओं में तत्परता और पद्धति की स्पष्टता आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आत्म क्रिया पर बल। इस पद्धति में बालकों को आत्म क्रिया में यानी आत्म क्रिया पर बल के सजीव तथा स्वाभाविक माध्यम से शिक्षा दी जाती है। क्रियाशीलता, शिक्षक, मित्र व पथ प्रदर्शक की प्रधानता के कारण बालक स्वयं कार्य करके सीखते हैं। विभिन्न व्यावसायिक क्रिया को महत्व वस्तुओं तथा उपकरणों द्वारा खेलने से बालकों की स्वक्रिया को शारीरिक श्रम पर बल उत्तेजना मिलती है, जिससे उनमें आत्मशक्ति, क्रियाशीलता और नैतिक तथा सामाजिक गुणों का आत्मविश्वास आदि का विकास होता है। तो ये रहा आपका आत्म क्रिया पर बल। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, व्यावसायिक क्रिया को महत्व। बिल्कुल, फ्रॉवेल ने अपनी मनोवैज्ञानिक पद्धति यानी शिक्षा पद्धति में व्यावसायिक क्रिया पर विशेष महत्व दिया, क्योंकि यह कार्य जो है बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। यदि ऐसा न हो तो बालक सुचारू रूप से आगे चल के जीवन कैसे जिएंगे। इसके लिए उनकी कल्पना और रचनात्मक शक्ति का विकास जो है किया जाता है। नंबर 6, शारीरिक क्रिया को महत्व। इस पद्धति में शारीरिक श्रम पर विशेष बल जो है फ्रॉवेल ने दिया है। उन्होंने बालक के अनेक शारीरिक कार्य जैसे कि चटाई बुनना, बागवानी करना, लकड़ी का काम, ये सब जो है सिखाते हैं या सीखने को कहते हैं। ऐसे कार्य करने से बालक के मन में शारीरिक श्रम करने की इच्छा उत्पन्न होती है और बालक जो है किसी कार्य को निम्न स्तर का नहीं समझते हैं, वह समझते हैं हर कार्य मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को सीखना जो है उनके लिए जरूरी है, ऐसा बालक समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास। यह पद्धति बालकों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ उनके नैतिक व सामाजिक विकास पर ही बल देती है। फ्रॉवेल के अनुसार उन्होंने सामूहिक खेलों पर बल दिया है। उन्होंने बालकों में सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास के बारे में बताया है। नंबर 8, आधुनिक शिक्षा का आधार। यह क्या है? किंडरगार्टन पद्धति में ने आधुनिक शिक्षा को कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्धांत प्रदान किए हैं, जिन पर आधुनिक शिक्षा आधारित है, जैसे कि स्वतंत्र अनुशासन का महत्व, क्रिया के द्वारा शिक्षण, खेल विधि द्वारा शिक्षण, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार बनाना, यह सब जो है आपका शिक्षा का आधार है। नंबर 9, सौंदर्यात्मक विकास। ये सौंदर्यात्मक विकास क्या है? तो इस पद्धति के द्वारा जो है विद्यालयों में बालकों को इस प्रकार के अवसर दिए जाते हैं जिससे वह सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का निरीक्षण कर सके, प्राकृतिक चीजों का लुत्फ उठा सके। इस प्रकार बालकों के अंदर सौंदर्यात्मक अनुभूति होती है कि संसार में काफी कुछ देखने को है, कितने सुंदर सुंदर चीजें बनाए हैं ईश्वर ने। तो ये रहा आपका सौंदर्यात्मक विकास। नंबर 10, विद्यालय का आकर्षक वातावरण। किंडरगार्टन पद्धति ने विद्यालय के नीरस वातावरण को, यानी कि जो मायूस वातावरण होता है, उसको हटाकर उल्लास का वातावरण, खुशियों का वातावरण उन्होंने कहा कि होनी चाहिए विद्यालय में। किंडरगार्टन स्कूलों में जो है किंडरगार्टन स्कूलों में जो है शिक्षण का कार्य जो है प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का व्यवहार अच्छा होता है, वो मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि बच्चे जो है उनसे आकर्षित हो और उनसे सीखे। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को घर जैसा वातावरण देने के लिए उन्होंने महिलाओं को प्रशिक्षित ज्यादा करने का जो है उनका विचार था, और प्रारंभिक शिक्षण जो है महिलाओं पर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिया जाए तो काफी अच्छा होगा। नंबर 11, खेल द्वारा शिक्षण। इस पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। बालक खेल खेल में लिखना, पढ़ना, गणित आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन में खेल तथा व्यापार की ऐसी विधिवत व्याख्या की है जिससे उनको सामान्य रूपों से अपनाया गया है। तो खेल द्वारा शिक्षा जो है काफी अच्छी विधि है बच्चों को सिखाने की। तो अब हम लोग देखते हैं दोष। किंडरगार्टन पद्धति के दोष क्या हैं? तो इनके दोष निम्नलिखित है। नंबर 1, सीमित स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? सीमित है। इस पद्धति में बालक का ध्यान जो आकर्षित किया है फ्रॉवेल ने,
उन्होंने स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया है, लेकिन वास्तव में इन विषयों पे बच्चे को जो है इनको निश्चित उपहार देकर गीतों और खेलों में बांधना, ये सब जो है सीमित स्वतंत्रता है। क्योंकि बच्चों के जो है ऐसा थोड़ी कि वो खेल विधि के द्वारा सब कुछ सीख सकता है। सभी का मन जो है अलग अलग तरह का होता है, उनकी पसंद अलग अलग होती है। तो यहां जो है सीमित स्वतंत्रता को उन्होंने दोष माना है, उनका यह दोष है। नंबर 2, व्यक्तिगता के विकास पर कम ध्यान। इस पद्धति में ज्ञान की प्रक्रिया का गलत अर्थ सामूहिक एकता और सामूहिक जीवन पर इतना अधिक बल दिया गया है कि उत्तरदायित्व की शिक्षा का अभाव पाया गया। बालक की व्यक्तिगता की उपेक्षा की जाती है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। तो यह भी इनका दोष था। नेक्स्ट नंबर 3, उपहार बनावटी तथा मनमाने। जी हाँ, अधिकांश शिक्षा शास्त्रियों का ऐसा मत था कि फ्रोवेल के उपहार रूप में बनावटी और प्रस्तुत करने क्रम में यह मनमाना ढंग है, क्योंकि ये इससे बच्चे का जो है कभी कभी जो है बच्चे इससे गलत सीख लेते हैं। इससे जो है फ्रोवेल के इस तथ्य की उपेक्षा कर दी जाती है कि बालक विद्यालय में जाने से पहले ही भिन्न भिन्न आकृतियों, रूपों और रंगों से परिचित होता है और उसे उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आजकल बहुत से विद्यालयों ने इन उपहारों को अनावश्यक समझकर पाठ्यक्रम से निकाल दिया है कि उपहार देना सही नहीं है। नंबर 4, चौथा दोष है उनका प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। प्रशिक्षित शिक्षकों की इसमें जो है कमी पाया गया है। उपहार, व्यापार आदि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण समस्या उत्पन्न करते हैं और धन की कमी के कारण प्रत्येक विद्यालय में ऐसी व्यवस्था संभव नहीं की जा सकती है। नंबर 5, उत्तरदायित्व से निर्धारित योजना पर कार्य करना पड़ता है और बालकों को ऐसे अवसर नहीं दिए जाते हैं कि वह स्वयं विचार कर उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्य कर सके, खुद से वह अपने कार्य के बारे में सोचे कि कैसे करना है। इस कारण बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं हो पाता है, जो कि उनका दोष है। नंबर 6, अमनोवैज्ञानिक पद्धति। कुछ शिक्षा शास्त्री किंडरगार्टन पद्धति को बाल मनोविज्ञान के विपरीत बताकर उनकी आलोचना करते हैं। इनका मत है कि फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा पद्धति में जिन गोल, बेलन एवं घन आदि के आकारों के वस्तुओं का प्रयोग करके अपने दार्शनिक विचारों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया, उनको समझना और प्रयोग करना बालक के लिए जो है असंभव है। बालकों में उन वस्तुओं का प्रयोग करते समय उनसे जो है सूक्ष्म भावों का विकास नहीं हो सकता, जिनकी फ्रोबेल ने कल्पना की है। इसलिए फ्रोबेल का प्रतीकवाद अमनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। तो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्वाभाविक बाल विकास को महत्व। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में स्वाभाविक बाल विकास को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2, बाल रुचियों के अनुसार उनकी क्रियाओं का विकास। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में बच्चों को विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, अलग अलग क्रिया के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है तथा इन क्रियाओं के चुनाव एवं निर्धारण के लिए बालक की रुचियों एवं स्वभाव को ध्यान में रखा जाता है। नंबर 3, विद्यालय का वातावरण पूर्ण रूप से भय मुक्त होना चाहिए, यानी वहां डर नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए। इस शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता यह है कि इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यालय का वातावरण पूर्ण रूप से भयमुक्त होता है। भयमुक्त वातावरण में बच्चों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। आप जानते हैं कि फ्रोबेल ने खेल विधि के द्वारा जो है बताया कि शिक्षा देनी चाहिए और बच्चे खेलने में कभी डरते नहीं है। ऐसे जगह जो माहौल होती है वह भय मुक्त होती है। नेक्स्ट, खेल के माध्यम से शिक्षा। खेल बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बचपन से ही बच्चों में खेल की भावना होती है, यह प्रकृति का देन है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में खेल को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। खेल के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया सरल एवं उत्तम बन जाती है।
नेक्स्ट है आपका शिक्षक एक पथ प्रदर्शक। शिक्षक जो है हमें अच्छे रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने का। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक द्वारा बच्चों पर किसी कार्य या विचार को थोपा नहीं जाता कि आप यही काम करें, आप अपने मन के अनुसार, रुचि के अनुसार कार्य कीजिए, ऐसा उनका कहना था फ्रोवेल का। वह बच्चों का केवल पथ प्रदर्शक मात्र ही करता है। नेक्स्ट है आपका नैतिक तथा सामाजिक। नैतिक तथा सामाजिक शिक्षा को प्राथमिकता किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में बच्चों के नैतिक विकास पर बल दिया जाता है तथा उन्हें सामाजिक सद्गुणों की भी समुचित शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट है भारत में किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग। भारत में किंडरगार्टन पद्धति के प्रयोग में कुछ कठिनाइयां अवश्य है, तथापि इस पद्धति को निम्नलिखित संशोधनों के साथ सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है। कठिनाइयां तो हैं लेकिन नामुमकिन नहीं है, यानी इसे हम कुछ चेंजिंग करके जो है अपना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत में शिशु शिक्षा के विकास के लिए इस पद्धति का प्रयोग बड़ा उपयोगी है, क्योंकि विद्यालय की शिक्षा में तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब शिक्षा में सुधार कर उसकी नींव मजबूत कर दी जाए। आप जानते हैं हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा जो है काफी पिछड़ी हुई है, लेकिन इस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, इस पद्धति को हम कम खर्चीली बनाया जाए ताकि भारत जैसे निर्धन देश के सामान्य बच्चे इस पद्धति का लाभ उठा सके। अब जानते हैं कि यह जो पद्धति है इनका, ये काफी महंगा है, लेकिन इसको यदि कम खर्च में लाया जाए तो इससे जो है हम भारत में भी इसका उपयोग कर सकते हैं और बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, इस पद्धति की शिक्षण सामग्री में कुछ कमी की जानी चाहिए और उसमें नवीनतम सामग्री का समावेश करना चाहिए। नई सामग्री को लागू करना चाहिए, उसे शामिल करना चाहिए। नंबर 4, इस पद्धति के प्रयोग में प्रशिक्षित प्रशिक्षिकाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इनकी पूर्ति के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना भी आवश्यक है ताकि वहां जो है शिक्षण पाकर जो है प्रशिक्षित होकर शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षा दे ताकि बच्चों की उन्नति तेजी से हो, तेजी से उनका विकास हो सके। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में किंडरगार्टन पद्धति से जितने प्रश्न निकलते थे, गुण, दोष, विशेषता, उद्देश्य, सभी मैंने आपको बता दिया कि भारत में इसे कैसे लागू हो सकता है। इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं बनते हैं। जितने आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।